बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा 24 न्यूज़ पर। हाउ आर यू एवरीवन? गुड मॉर्निंग। आई होप आज भी आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, हमारे साथ गुजरे। और शुरुआत ही हमारे साथ होती है तो मैं कहूँगी कि फिर सारा दिन अच्छा गुजरेगा ही। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो हमारे साथ रहिएगा। पहले ही बता रही हूँ, सारी टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर मैं आपको बताऊँ कि कितने मज़े की बात है। सोचें आजकल क्या ज़माना आ गया है। ये जो हंसते खेलते मैं आपके सामने आती हूँ, मेरी फीलिंग्स होती हैं, कभी मैं हंस रही होती हूँ, कभी रो रही होती हूँ, कभी परेशान होती हूँ, कभी गुस्सा होती हूँ। ये सारे जो एक्सप्रेशंस मेरे यहाँ पर होते हैं, आप सिर्फ ये सोचें कि मेरी जगह यहाँ पर हो सकता है कभी कोई रोबोट खड़ी हो और बिल्कुल रोबोट टाइप एंकर हो और आपको यहाँ बता रही हो, हाँ जी आपसे बातें कर रही हो, सब कुछ हो, आपको समझा रही हो, या कॉल्स रिसीव कर रही हो, ना हिल जुल रही हो, ना मुस्कुरा रही हो। जो उसको फीड किया जाएगा बस वो आपको बता रही हो, आप तक पहुंचा रही हो। और वो क्या है? वो है एआई का ज़माना। जो एआई के ज़माने को यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए एंकर्स जो हैं, वो ज़माना अब आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है मैं और भी बहुत से एंकर्स हैं जो बड़ी आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, सुबह सुबह सारा दिन मेहनत करते हैं, सोचते हैं, अपनी इस दिमाग की सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ हमें ना करना पड़े, बस हमें जो फीड किया जाए बस हम उसको आपके आगे ऐसे बोल दें। तो ये सब कुछ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना। अब आप देखें ना, वो एक गाना क्या नाम है, बड़ा वायरल चल रहा था, है तो ये एनिमल मूवी का, जो कि रणबीर कपूर के ऊपर पिक्चराइज हुआ था और नए बड़े टैलेंटेड लड़के ने गाया, बड़ा वायरल चल रहा था। मगर क्या हुआ, ये एआई का ज़माना है ना, तो इसको रफ़ी साहब की आवाज़ में गवा कर, छोटी सी रील है, पूरा सॉन्ग नहीं गवाया, मगर उस छोटी सी रील को गवा कर और उनसे भी अच्छे एक्सप्रेशंस, उनसे भी अच्छे सुर, उनसे भी अच्छी लय में जो है ना उनको गवा दिया। मगर सेम वॉइस यूज़ किसकी की? रफ़ी साहब की, मोहम्मद रफ़ी साहब की, जो कि अब हमारे बीच में भी नहीं है। मगर देखे, मरे हुए लोगों की आवाज़ को भी ज़िंदा कर दिया है एआई ने और उनका गाना वायरल हो गया। वो गाना याद है ना, कौन सा? पागल पागल है, याद आ गया वो वाला। अब मैं पूरा नहीं गा सकती क्योंकि पाकिस्तानी कंटेंट नहीं है वो, मगर अब आपको समझ आ गई हो। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं एआई से। मगर मैं एक बात बताऊं, मालूमात में इजाफा हो रहा है, टाइम टेकिंग जो है वो वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, ऐसे ऐसे कोई काम हो रहा है, रिसर्च बहुत जल्दी आपको मिल जाती है एंड एनीवेयर यू वांट टू गो, आपने फ़ौरन उधर से जो कुछ भी पता करना होता है डाटा निकाल दे। मगर एक मसला है, वो मसला ये है कि भाई कोई भी आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है उससे हो गए हैं आप माजूर, लवारिस, आप बस मोहताज हैं एआई के। अगर आपको कुछ रिसर्च करनी है तो आपने इसी तरह करनी है, आपने कोई काम करना है तो एआई के इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आप तो डिपेंडेंट ही नहीं है ख़ुद पे, क्योंकि आपने अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया। और जब आप अपने दिमाग को इस्तेमाल ना करें तो जंग आलूद दिमाग हो जाता है, और जंग आलूद दिमाग से आप क्या निकाल लेंगे सिवाय गोबर के? कुछ भी नहीं निकलना। खैर, मैं आपको बताऊं एआई से हम क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं अपनी ज़िंदगियों में, और हम अपनी लाइफस्टाइल, अपनी एक्टिविटीज़ और अपने काम, अपने करियर को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, और इससे क्या हम कमज़ोर हो रहे हैं या फ़ायदा उठा रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमने बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी जिनको दावत दी है यहाँ पे। इरफान मलिक साहब हैं, डेटा साइंटिस्ट और ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, तो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीब जी। वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, थैंक यू। चलिए जी, आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप बात करेंगे हमारे साथ। आप लोग कॉल्स भी कर सकते हैं अगर आपको कोई बात समझ ना आए और आप जानना चाहते हैं कि भाई एआई का ज़माना चल रहा है मगर हमें एआई की समझ कुछ नहीं है, तो उसको हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी काम में, अपने करियर में कैसे शामिल करके पैसा कमा सकते हैं। तो वाई डोंट यू कॉल एंड आस्क, सिंपल। ये मेहमान भी आपके लिए बुलाए। मुझे ये बताइएगा सर कि मसनूई ज़हानत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारे सोचने की सलाहियत को कैसे मुतासर कर रही है, प्लीज़ एक्सप्लेन। देखिए, अभी आप कह रही थी कि हमारी सोचने की सलाहियत मफलूज होने की तरफ जा रही है। हम यूँ नहीं सोचते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया भी तो हमने है और सोच के बनाया है। एज ए डेटा साइंटिस्ट और एआई एक्सपर्ट मैं जो चीज़ देखता हूँ, हमारी सलाहियतें एक्चुअली बढ़ेंगी तब अगर हम इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, अगर आप वर्कआउट नहीं करते, जिम में जाके अच्छी डाइट नहीं लेते हो, ना डाइट इस्तेमाल करते हो, ना जिम के इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हो, तो आप फिज़िकली ग्रो नहीं करते, फिट नहीं रह सकते, मुश्किल होता है।
सिमिलरली आप अपने ब्रेन को जाके AI एक टूल है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, आप उसको इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ क्रिएट नहीं करते और उसको समझते नहीं हो, तो वाकई आपका दिमाग जंगलूद हो सकता है, वो जो आप कह रही थी वो भर सकता है उसके अंदर। बट लेकिन अगर आप AI की बेसिक्स को समझ के अपनी ज़िंदगियों में ले आते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आज से चंद साल पहले जो काम मुमकिन ही नहीं थे अब वो मुमकिन हो गए हैं। अब जब मुमकिनात बढ़ गई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, तो इसका मतलब है आप ज़्यादा सोच सकते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है, पहले जो काम आप मैनुअली कर रहे थे अब वो ऑटोमेटेड है। लास्ट एग्जांपल देता हूँ, आप किसी भी चीज़ पे कोई आर्टिकल लिखने जा रहे हो या कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो या इस शो का सेगमेंट लिख रहे हो, तो आपके दिमाग में पूरा आइडिया होता है, लेकिन उसको पेपर पे उतारने में टाइम लगता है ना। ऐसे है। अगर आप वही आइडिया वॉइस टू टेक्स्ट करके GPT को बता दें तो वो 2 सेकंड के अंदर आपको स्क्रिप्ट बना के दे देगा। तो इसका मतलब है क्रिएटिविटी आपकी थी, लेकिन वो जो आपने मोनोटनस काम बैठ के लिखने का, टाइपिंग का, करेक्शन का करना था 2 घंटे, वो नहीं किया आपने। पर उससे नहीं लगता कि वो सब कुछ करने से हमारे स्किल्स जो हैं वो बढ़ते, हम किसी प्रैक्टिस में आते हैं, हम कुछ मज़ीद क्रिएटिव करते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रहते। जो सवाल एज इट इज़ हमें चाहिए उसको वो बना के स्क्रिप्ट हमें वो अपने हिसाब से जो है ना दे देता है, सब जगहों का डाटा इकट्ठा करके। बट जो हमारे स्किल्स हैं, जो हमारी सोचने की सलाहियत है, जिससे हमें नई चीज़ कुछ क्रिएट करनी है, उससे हम माजूर हो जाते हैं। बहुत सारे स्किल, आप बहुत सारे काम थ्रू आउट द डे ऐसे करती हैं जो स्किल नहीं होते, बस ज़रूरत होते हैं काम करने की। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कुछ साल पहले मैनुअल गाड़ियाँ ड्राइव करते थे, ठीक है, आज ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं। कितना फ़र्क पड़ा आपके स्किल पे? स्किल पे फ़र्क, बहुत से जो मोनोटनस काम है जिससे इंसान का स्किल डेवलप नहीं हो रहा होता, वो AI ने रिप्लेस कर लिए हैं, और जो स्किल्ड काम है वो अभी भी आप ही कर रहे हो। आप एंकर यहाँ बैठ के आप सारा काम कर रहे हैं ना, आपकी जो वीडियो एडिटिंग होगी, जो कैमरा कैप्चरिंग होगी, जो स्क्रिप्टिंग होगी, जो लाइटिंग होगी, वो AI ले लेगा। लेकिन आप यहाँ बैठ के अपनी जो कोर क्रिएटिविटी है वो इस्तेमाल कर रही हैं। अगर एक डॉक्टर है, वो 10 पेशेंट देखता है विदाउट AI, लेकिन वो क्या करता है, वो एक राइटिंग करता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, बहुत कुछ करता है, नोट्स लेता है, उस पे उसका 70, 50, 60% टाइम जाता है। वो AI कहता है यार ये मोनोटनस काम मुझे दे दो, तुम 10 की बजाय 30 पेशेंट देखो, तो उसकी क्रिएटिविटी 3 गुना ऊपर चली गई। लेकिन मोनोटनस काम AI ने ले लिए। यही हमें नहीं, AI आपकी क्रिएटिव काम नहीं ले रहा, AI आपके मोनोटनस काम ले रहा है, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, स्किल डेवलप नहीं होता। आप 4 घंटे में जो प्रेजेंटेशन बनाते हो, AI 4 मिनट में बना के दे सकता है। अब आप एज एन एंकर अगर 4 घंटे PPT पे प्रेजेंटेशन बनाने पे लगा रही हैं, तो वो स्किल नहीं है, एक्चुअली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एक दफ़ा तो आपने सीख लिया, लेकिन जब बार बार कर रही हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो AI आपको प्रोडक्टिव कर देता है, और यही चीज़ आप इंटरनेशनल मार्केट में जाके बेच के यू कैन मेक सो मच फॉर द फैमिली। अच्छा, क्या AI के इस्तेमाल से हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें कमी आती है? नॉट एट ऑल। देखें, यूँ हम डिस्कस करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप कैसे होती है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से, पढ़ने से। AI ने किया क्या है, ChatGPT ने क्या किया है, उस इंफॉर्मेशन की एक्सेस आप तक आसान बना दी है। आप बहुत सारे सवाल GPT से कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकती हैं, कुकिंग से लेके इंजीनियरिंग तक सब कुछ पूछ सकती हैं। ChatGPT का यूज़ है। आप जब ChatGPT से आपने इंफॉर्मेशन कंज्यूम की, और वो जिसके लिए बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती थी, प्रिसाइसली आपने वो ले ली, तो आपको नॉलेज आपको ऊपर गया या नीचे? आपका नॉलेज बढ़ा। जब आपका नॉलेज बढ़ा तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ से डेवलप होना शुरू होती है ना। अच्छा, तो अब AI ने नॉलेज की जो एक्सेसिबिलिटी है वो तेज़ कर दी है, आसान कर दिया। हम क्या करते हैं, हम AI को वो भी इस्तेमाल नहीं करते। अगर नहीं करेंगे इस्तेमाल तो एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग नीचे जाएगी फिर। अच्छा, ये जो आने वाला टाइम है, तो इसमें ये जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका भी टाइम ख़त्म हो जाएगा क्या AI के ज़माने से? नॉट एट ऑल, किसी का टाइम ख़त्म नहीं होगा। ये जितनी फील्ड्स आपने बताई है ना, उस कैमरामैन से लेके एक इंजीनियर तक, उस कैमरामैन से लेके मेरी ज़ात तक, हर वो शख्स। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, बड़े मज़े की बात है। पिछले दिनों ना एक रिसर्च हुई है, ठीक है, और कुछ पेशेंट्स थे, कुछ एज जो थी उनकी वो 70 के करीब थी, 70 लोग भी थे टोटल ऑलमोस्ट कोई, ठीक है ना, और मुख्तलिफ एजेस के, मैंने आपको बताया, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बीमारियाँ चल रही थी उनको।
कोई एवरेज 3-4 साल से वो लोग डॉक्टर्स के पास भी जा रहे थे अपने इलाज के लिए, और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं थे बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर रिहाइश पजीर थे। इवेंचुअली हुआ ये कि उन्होंने आकर ChatGPT में अपनी सारी रिपोर्ट्स एंटर किया, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि उसने बताया कि आपको ये बीमारी है जो डॉक्टर्स नहीं बता सके रिपोर्ट्स देख के। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रही। तो आप ये देखें कि AI जो है ना वो हमारे कहाँ कहाँ काम आ रहा है, किधर किधर काम आ रहा है। मैं आपको इससे भी, इस पे भी मैं कहूँगी आप ज़रा नज़र मैं डालें। आपको इससे भी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, पर मैं आप ही के शो में बता रहा हूँ, अभी तक मैंने अनाउंसमेंट उसकी शुरू नहीं की। हम किसी न किसी कैपेसिटी में हर इंसान हेल्थ केयर के साथ कनेक्टेड है, और अभी आपने हेल्थ केयर का एक बेनिफिट बताया। अभी आपने देखा कि चाइना में बैठ के किसी दूसरी स्टेट के अंदर एक डॉक्टर ने पूरी सर्जरी कर दी प्रॉपर, और डॉक्टर वहाँ फिज़िकली मौजूद नहीं था। अगर आप AI की बेसिक्स को हम समझते हैं और AI से आइडियाज़ कंसीव करते हैं, हमारे मुल्क में इस वक्त ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल AIBN की तरफ से एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि आप अपने आइडियाज़ को कतर लेके जाएं। कतर वांट्स के पाकिस्तानी के जो AI के आइडियाज़ हैं, हेल्थ केयर के जो आइडियाज़ हैं, हमारे पास लेके वी आर रेडी टू फंड इट। अब ये इतनी मैसिव अपॉर्चुनिटी है, ये उन लोगों के लिए है इस जो पे हम AI को मज़ीद इस्तेमाल और बात करते हैं। करेंगे। छोटी सी ब्रेक दरकार है इरफान साहब, फिर हम इस पे और डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है अब हमें किस तरफ लेकर जा रही है और हमने इससे कैसे फ़ायदा हासिल करना है। कॉल भी रिसीव कर सकते हैं ये जी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और हम बात कर रहे हैं AI के ऊपर। और AI का जो ज़माना है, हम चाहते हैं कि हम उसमें एडजस्ट भी हो जाएं। अच्छा, एक रोना तो बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं कि टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, हमारा तो काम ही चौपट हो गया। भाई अपना दिमाग तो खोले, आपकी जो टेक्नोलॉजी यही तो आपको ऊपर लेके जा सकती है। जो आप 100 साल में काम करेंगे ना, आप 2 साल में कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी तरीके से आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, हम इरफान मलिक साहब से पूछेंगे कि वेस्ट में अगर हम देखें तो वेस्ट में जो पाकिस्तानी हैं, हमारे लोग हैं, तो इससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं AI से? देखें, हमें समझना है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री, पाकिस्तान की हेल्थ केयर इंडस्ट्री, पाकिस्तान के हार्डवेयर, IoT इंडस्ट्री, इसमें बहुत टैलेंट है। प्रॉब्लम ये है कि हम जो एक इक्विपमेंट 1000 रुपये का बनाते हैं और उसकी वैल्यू 10,000 होती है, हम उसको 2000 का बेचते हैं या 1500 का बेचते हैं। हम उसको अंडर वैल्यू बेच रहे हैं क्योंकि हमें अपनी वैल्यू नहीं पता। हमारे पास कोई ऐसा मीडियम नहीं है, कोई ऐसी ब्रिज नहीं है कि जो एक्चुअली हमारी वैल्यू को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इंटरनेशनल मार्केट में ले जा सके। इसी तरह से हमारे बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जिनके पास छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, वो बाहर नहीं जा पा रहे क्योंकि देर आर सो मैनी इश्यूज़। फॉर एग्जांपल अभी जाइटेक्स हो रहा है दुबई के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी टेक एग्जीबिशन है, लेकिन पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ नहीं मिल रहे। पाकिस्तान की यंग जनरेशन जिनका वहाँ जाना ज़रूरी है, बट लकीली देर इज़ एग्जीबिशन हैपनिंग इन कतर रोड शो एक हो रहा है जो AIBN वाले करा रहे हैं, उसके अंदर पाकिस्तानी जा भी सकते हैं और छोटे छोटे स्टार्टअप्स ले जाके यू कैन सिक्योर फंडिंग लाइक $500,000, $1 million, $2 million। वो चीज़ जो हम 2-2 हज़ार रुपये की इंटरनेशनल मार्केट में या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू बेच रहे हैं, वो डायरेक्ट हमारे पास इन्वेस्टर्स की एक्सेस है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है क्योंकि जो टैलेंट, जो मैन पावर, जो स्किल हमारे पास है वो अभी भी दुनिया के पास नहीं है। द ओनली थिंग इज़ वी डोंट हैव दैट ब्रिज बिटवीन इंटरनेशनल वर्ल्ड और पाकिस्तान जहाँ पे ट्रूली हमारी वैल्यू मिल सके। तो कर रहे हैं, तो ये बताइए ऑडियंस को कि फिर हम क्या करें? देखें, आपको ना बेसिक्स, पहला स्टेप ये है कि अगर आपके पास, आप IT सेक्टर में हो या हेल्थ केयर सेक्टर में और आपके पास कोई आइडिया है या आपका कोई प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है, आप उस आइडिया और प्रोडक्ट को AIBN के उस पे लाएँ, फॉरम पे लाएँ। उस फॉरम पे लाएँ, वो आपको कतर जो है, कतर ने इस वक्त ऑफिशियली कहा है कि पाकिस्तान में जितने ऐसे हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हैं उनको लाओ, वी आर मोर देन हैप्पी टू फंड दैम, क्योंकि वो अपनी भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री को ग्रूम कर रहे हैं। सो विन विन सिचुएशन, जैसा बहुत अरसा पहले चाइना ने किया था, इट्स अ विन विन सिचुएशन। अब जिनके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो घर में बैठ के मॉर्निंग शो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखें, आप एक फ़ील्ड को समझते हैं, वो आपके घर की फ़ील्ड हो सकती है, ऑफिस की हो सकती है, आप कुकिंग हो सकती है, ड्राइविंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर AI अप्लाई करके उसकी वैल्यू 100 गुना कैसे बढ़ानी है। उसके लिए AI की बेसिक्स को समझना ज़रूरी है। और अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि उसमें आता क्या है बेसिक्स में? बेसिक्स में ये आता है कि AI काम कैसे करता है, मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ।
लेकिन सबसे पहले ये दिमाग से निकालना है कि एआई के लिए कंप्यूटर बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, एआई के लिए कोडिंग सीखना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू बी एआई डेवलपर। अच्छा। आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडल क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, प्रिडिक्शन क्या होता है, आउटपुट कैसे निकालते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप आधे से ज़्यादा एआई समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने एक शेफ़ हायर किया जो खाना बनाता है, ठीक है, या एक कार मैकेनिक हायर किया जिसको थोड़ा बहुत कार ठीक करना आता है, और आपने बिज़नेस शुरू किया कि किसी की गाड़ी रोड पे ख़राब होती है तो फ़िज़ा को फ़ोन करें, फ़िज़ा उसको बताएगी कि गाड़ी कैसे ठीक करनी है। आपको नहीं आता, आपने मैकेनिक हायर किया हुआ, आगे आपको कुछ नहीं पता। आपने अपने मैकेनिक से कहा कि ये किताब पढ़ लो, ये गाड़ी सीख लो, ये गाड़ी सीख लो, ये गाड़ी सीख लो, ये गाड़ी सीख लो, ये सारा मटेरियल दिया। वो जो आपने उसको सारा मटेरियल दिया, समझें वो डेटा है, सारा मटेरियल, उसको हम कहते हैं डेटा। जो आपने उसको दिमाग में फीड किया तो आपने उसको ट्रेन किया, तो उसे हम एआई में कहते हैं ट्रेनिंग। और वो जो मैकेनिक लाए थे हम उसको मॉडल कह रहे थे, वो एक मॉडल था, उसको आपने इन्फॉर्मेशन दी, वो ट्रेन हो गया। अब आपने क्या किया, आपसे सवाल आया, आपने उससे पूछा और बता दिया। सिमिलरली आप ऑडियंस से एआई का सवाल आएगा, आप मुझसे पूछेंगे और ऑडियंस को बता देंगी। आप एक्ट कर रही हैं एज एन एपीआई, ब्रिज बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड द क्वेश्चंस। आपने एज ए ब्रिज एक्ट किया। एआई में वो जो मैकेनिक है वो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। हम हर तरह का डेटा उस कंप्यूटर प्रोग्राम को दे के ट्रेन करते हैं, फिर उससे सवाल पूछते हैं। वो जो इंसान 1 घंटे में बताएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम 1 सेकंड में बता देगा। दिस इज़ एआई फॉर यू। अच्छा, इसमें मॉडल भी आ गया, ट्रेनिंग भी आ गया, आउटपुट भी आ गया, सब कुछ आ गया, एपीआईज भी आ मैं गई। एक इंसान हूँ सपोज, या कोई मेरी बहन ऐसी जो घर बैठी है, वो एआई से कैसे फ़ायदा हासिल कर सकती है? उसके लिए एआई कैसे कारआमद हो सकता है? वेरी वेरी बेसिक एआई के बारे में पढ़ लें। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जैसे हमने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर डाले हुए हैं फॉर नॉन टेक्निकल लोग। वो जाके उसको पढ़ेंगे तो समझेंगे, 2-4 घंटे में उनको समझ आ जाएगी क्या होती क्या है। फिर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से जो डिज़ाइन एक डिज़ाइनर कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। अगर आपने कुछ वीडियो का स्क्रिप्ट जनरेट करना है, आप जो स्क्रिप्ट की प्रॉम्प्ट दे सकती हो वो और कोई नहीं दे सकता। और उस प्रॉम्प्ट की मार्केट में एक वैल्यू है, सर्टेन डॉलर्स में वैल्यू होती है। 4-5-6 लाइनें लिखनी होती हैं, उसको मार्केट में जाके डालना होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। आप डिज़ाइनिंग एआई से कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग एआई से कर सकते हैं, वीडियो क्रिएशन एआई से कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट राइटिंग कर सकते हैं, कंटेंट जनरेशन कर सकते हैं, ब्लॉग्स एआई से लिख सकते हैं। अगर आपकी अंग्रेज़ी में बहुत कमज़ोर है फिर भी आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप अरबी में कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। एआई ने आपके अंदर से आके लैंग्वेज बैरियर तक रिमूव कर दी हैं। आपने क्या करना है, सुबह उठना है, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने की बजाय इन्फॉर्मेशन आई, नए नए टूल्स को सीखें, फ्री टूल्स पढ़ें, डाउनलोड करें, इस्तेमाल करें, देखें कि इससे मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, उसको इस्तेमाल करें और फिर जो आपको बेहतर लगता है उसको काम को करके फ्रीलांस मार्केट स्पेस में जाएं। इंटरनेशनल डोर्स आर ओपन फॉर यू, वहाँ करें। और कोई अच्छा आइडिया आ जाता है तो मैंने जैसे कहा कि AIBN जैसे फॉरम्स हैं, आप उन आइडियाज़ को कतर जैसे मुल्कों में लेके जाएँ और वहाँ पर जाके मिलियंस की फंडिंग आप सिक्योर करें। ख़ानदानों की ज़िंदगी बदल जाएगी जस्ट इन फ्यू डेज़। अच्छा, ये जो एआई पे इन्हिसार हो जाते हैं लोग, तो क्या याददाश्त कमज़ोर हो सकती है इस तरीके से? एआई से नहीं, आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। देखिए, डिपेंडेंट कौन होता है मैं आपको बताता हूँ। डिपेंडेंट कौन होता है, आपने चैट जीपीटी को इस्तेमाल किया और एक आर्टिकल लिखा जो आपको हाथ से लिखना था। अब 2 रास्ते हैं यहाँ से। जब आपने चैट जीपीटी से ये कहा कि आज मैं मॉर्निंग शो करने जा रही हूँ, मेरे साथ एक एआई के गेस्ट हैं, मैं आपको डेमो करके दे सकता हूँ। 1 सेकंड, मैं आपको डेमो करता हूँ। अच्छा, ये देखें, मेरा नाम इरफान है, मैं आज एक मॉर्निंग शो करने जा रहा हूँ और मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो डेटा एक्सपर्ट हैं, एआई एक्सपर्ट हैं और उनका नाम है फ़िज़ा अली। मुझे बताओ कि मैं उनसे क्या सवाल पूछूं जो आधे घंटे के अंदर हमारा सेगमेंट कंप्लीट हो जाए। इट्स नॉट अ बिग डील। उर्दू में मैंने पूछा है, आम लैंग्वेज में पूछा है। जो सवाल मुझे आपसे पूछने चाहिए ना, वो ये आ गए सारे। अच्छा, अब इतने क्वालिटी का इसने मुझे सवाल निकाल के दे दिया। क्या अब निकाला है? अच्छा, ये लोड कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, मैं इन सवालों को पढ़े बगैर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है मेरी मेमोरी, मेरी क्रिएटिविटी एक्चुअली ख़त्म होती जाएगी। ठीक है। दूसरा, ये जो जवाब मुझे दे रहा है, मैं इन जवाबों को पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि चैट जीपीटी ने कैसे लिखा, ये कैसे सोचता है, कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए, किस डोमेन में जाके सर्च किए, फिर फर्दर मैं इनसे जवाबात मांगता हूँ, तो मेरी क्रिएटिविटी बढ़ेगी।
अगर आप ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको ऐसे गाड़ियों के ऐसे ड्राइवर दिखाता हूँ जिसको स्टीयरिंग गियर के अलावा गाड़ी का कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि ऑटोमेटिक होती है, उनको ये भी नहीं पता होता कि मैनुअल में भी गियर आप चेंज कर रहे होते हैं। नहीं, वो मिसाल है ना, मैं क्या बोलूँ, अंधे को पढ़ाओ, साथ घर छोड़ कर आओ। ऐसा भाई जी, ये आप पे बहुत डिपेंड करता है। ही इंफॉर्मेशन आपसे हासिल हुई, ये प्रैक्टिस भी और ये जो एक्टिविटी आपने करके दिखाई, ये भी आप देखिए कितना सही है, कितना आसान है ज़िंदगी को। और मैं कहूँगी कि देखिए, उस्ताद जो है वो तो किसी भी शक्ल में हो सकता है। चैट जीपीटी को डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। पहले लोग कहते थे कि गूगल को इस्तेमाल बनाओ, ठीक है, और मगर हमारी मीरा जी ने गूगल के बजाय गूगल को उस्ताद बनाया होता। अब लोग चैट जीपीटी को उस्ताद बनाए, कुछ सीखें, कुछ अंधेपने को दूर करें। और इरफान मलिक साहब जैसे जो पर्सनालिटी हमारे सामने बैठी है, मैं कहूँगी ये भी एक एग्जाम्पल है, इनसे भी कुछ सीखें। क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आ रहे हैं। आप भी यही काम कीजिए। आप जो यूथ हैं, हमारी घर बैठी हुई है, जो मोबाइल पे सिर्फ सोशल मीडिया को स्क्रॉल करती है कि आज इस अवार्ड शो में किसी ने क्या पहना था, किसने कम कपड़े पहने, किसने ज़्यादा कपड़े पहने, कौन गंजा हो गया, किसने मूछें रख ली, किसकी बीवी से किसकी बन नहीं रही, किसके कितने बच्चे हो गए, कौन सा फैशन डिज़ाइनर पहने। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के अगर आप इन सब चैट जीपीटी को या एआई को इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते, ताकि दूसरों की ज़िंदगी आपकी वजह से बेहतर बन सके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और मेरे साथ इतनी ज़बरदस्त गेस्ट है। मगर उस गेस्ट से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहूँगी, फिर हम जो है ना टॉपिक की तरफ आएंगे। अच्छा, मेरा ये पीछे से टॉक बैक बंद कीजिएगा, बिकॉज मैं बात नहीं कर पा रही। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो बात ये है कि हम हमेशा क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि औरतों पे तशद्दुद किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बात जो है वो करवाई भी है, मिलवाया भी है, कुछ ऐसे लॉयर्स में बुला रही होती हूँ, कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट बुला रही होती हूँ, कुछ ऐसे केसेस आपको दिखा रही होती हूँ जिसमें मोस्टली आपने देखा होगा कि औरत के ऊपर जो तशद्दुद होता है हम उसकी बात करते हैं। जहनी दबाव, प्रेशर, उसको घर बंद कर देना, या फिर उसको तोहमत लगाना, या फिर उसके ऊपर जुल्म करना, या सासू बहू के कोई झगड़े मोस्टली। बट कभी भी मैंने अपने शो पे अभी तक जो है वो बात नहीं की, बल्कि मैंने कहीं सुनी भी नहीं है कि जो मर्द हैं, मर्द हजरात जो मेरे भाई हैं, उनको भी जो है ना फ़िज़िकल टॉर्चर दिया जाता है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर दिया जाता है। और देने वाला कौन है? उनके घर की औरत। जी हाँ, घर की औरत उनको ऐसा टॉर्चर देती है, मेंटल टॉर्चर, को वो किसी काम के नहीं रहते, ना बाहर काम करने के, ना पैसे कमाने के, ना अपनी ज़िंदगी चलाने के। यार, मर्द की भी तो सेहत है, उसको भी तो दिमाग लगाए। उसने वो दिमाग लगा के तो बाहर कितना पैसा कमा के तो फिर लाके अपने घर वालों को पालना है। बिकॉज़ मर्द जो है उसको अल्लाह ताला ने बनाया, वो गिवर है, ठीक है, प्रोवाइडर है। तो वो प्रोवाइडर जब बाहर सही तरीके से जाएगा, दिमागी हालत ठीक होगी, तो ही तो पैसा कमा के लाएगा, तो ही तो कुछ बनेगा, तो ही तो ख्वाहिशें पूरी करेगा, सबको फीड करेगा। मगर हम अपने घर के मर्द की ख्याल नहीं करते, हम अपनी मर्द की बस बजा के रखते हैं हर वक्त, उसको जहनी इतना टॉर्चर करके रखते हैं। यहाँ तो मैं कहती हूँ फिर भी थोड़ा बहुत कम है, जो मुल्क से बाहर हालात हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब इतनी सी भी चूँ चाँ, कोई मसला ख़राब हो जाए और अगर डिवोर्स पे बात आ जाए, तो वहाँ पे तो औरतें 2 मिनट में जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, कमाई पूंजी है ना, वो औरत कहती है चलिए आधी आधी कर, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, अपना सारा पैसा बाधा मुझे दे, मैं निकलूँ। हर तरीके से छोटी छोटी बात पे एक कॉल आ जाती है, मियाँ की शिकायत कर दी जाएगी, मियाँ को थाने बंद करवा दिया जाएगा। यहाँ पर हर वक्त शक की सूरत में देखती रहेंगी बीवियाँ, लेट क्यों आए हो, इससे क्यों बात की है। भाई मेरी एक बात सुने छोटी सी, जब हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, लड़का लड़की को अगर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, साथ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, मॉडर्न दौर में रहते हैं, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, बैंकर्स होती हैं, और उसके अलावा कोई और जॉब आप कर रहे हैं, वहाँ पर कोई स्टेट एजेंट्स होते हैं, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ साथ जॉब कर रहे हैं। थोड़ा आप तरीके से काम करें, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर औरत बुरी है, हर मर्द बुरा है। तो अगर आप ऐसे काम करें, घर वाले आप पे शक करें, आपकी बीवी आपको बोले कि किसी बैंकर के साथ बैठे क्यों थे, उससे बात क्यों की, इसका फ़ोन क्यों आया, ये सहेली ने क्यों फ़ोन कर दिया, पुरानी कॉलेज की सहेली से क्यों बात कर रहे हो, उसको ब्लॉक करो, ये सब ये प्लीज़ इन चीज़ों से निकल जाए। मैं आपको एक बहुत अच्छी और समझदारी वाली एक मिसाल देती हूँ। औरत के साथ अगर मर्द सिंसियर है तो वो अपनी पसंदीदा औरत के अलावा किसी औरत के पास नहीं जाएगा।
मर्द जो होता है ना उसको एक वक्त में एक ही औरत पसंद आती है, चाहे किसी भी सूरत में हो। अगर उसके दिल को भा गई तो 5-6 क्या 50 औरतें भी खड़ी होंगी ना, उसको नहीं लुभाएगा। ठीक है, हमारे पास बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, बड़ी वायरल हैं। नबिया अली ख़ान साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है। बोलती हैं तो मैं कहूँगी हीरे मोती नहीं बरसते फिर वो बरसते हैं, और जो बरसते हैं वो आपको पता है वो गरजते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नबिया, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा जो गरज आपकी है ना मैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकती लफ्ज़, जो पहलू आपका होता है, जिस पहलू से आप देखती हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आज डिस्कस करें हम इस टॉपिक को कि मर्द को भी तो जहनी दबाव का शिकार बनाया जाता है, उस बेचारे के साथ क्यों ऐसा होता है? ओवर टू यू। देखिए, औरत की बात की जाती है, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का वाहिद शो है इस वक्त जिसमें मर्द की बात की जा रही है, जिसमें मर्द के साइकोलॉजिकली जो उसको टॉर्चर मिल रहा है उसके घर से, और वो भी एक औरत की तरफ से, उस पर बात की जा रही है। आपके पाकिस्तान की शायद वाहिद ही ऐसी बंदी हूँ मैं जिसने सबसे पहले जो है वो मर्दों के हकूक़ की बात की है, मर्दों के बारे में बात की है कि मर्द जो घर का सरबराह है, मर्द जो घर का जो है उसको प्रोटेक्टर बनाया गया है, मुहाफ़िज़ बनाया गया है, उसकी इज़्ज़त करना सीखें। देखिए, एक औरत जो है वो हर तरह से अपना घर भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है, ससुराल भी संभाल रही है, लेकिन शौहर नहीं संभल रहा। शौहर क्यों नहीं संभल रहा? क्योंकि आपने सारी की सारी ज़िम्मेदारी शौहर के कंधों पर डाल दी है कि उसी ने कमा के लाना है, उसी ने आपका ख्याल रखना है, उसी ने बच्चों का ख्याल रखना है, उसी ने जो है वो आपकी तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी है, और फिर उसी ने आपसे मोहब्बत भी करनी है। अब ये कहाँ लिखा है कि उसी ने आपसे मोहब्बत करनी है? मोहब्बत का तकाजा ये है कि जब जिसके दिल में मोहब्बत है, जिसके लिए भी, चाहे वो औरत है या मर्द है, इस पे कोई जो है वो कहीं कोई क्राइटेरिया सेट नहीं हुआ कि औरत अगर मोहब्बत करना चाहती है तो वो मर्द से मोहब्बत नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ कि जो औरतें मर्दों से मोहब्बत करती हैं ना, वो मर्द खुशकिस्मत हैं। और जो मर्द किसी औरत से मोहब्बत करता है, क्योंकि मर्द जैसे आपने बताया कि एक वक्त में एक ही औरत के साथ मोहब्बत करता है, ये बड़ी हकीकी बात है। अगर मर्द जो है वो अपनी पसंदीदा औरत के साथ रहता है तो उसे किसी और औरत को देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो तारीफ़ कर सकता है, वो टीज़ कर सकता है उसको जिससे वो मोहब्बत करता है, लेकिन वो किसी और औरत से उसी वक्त में मोहब्बत नहीं कर सकता। अच्छा, क्या ये बात सच है कि औरत जो है वो एक वक्त में और भी लोगों से मोहब्बत कर सकती है साथ, या पसंद आ सकते हैं उसको, मगर मर्द एक वक्त में अपनी एक ही पसंदीदा औरत को ही प्यार करता है, उसी से मोहब्बत करता है जो कि सच्ची मोहब्बत करता है? और मैं आपको ख़ास तौर पे मशरकी मर्दों के बारे में बताऊं कि हमारे पाकिस्तान के जो मर्द हैं उनकी साइकी क्या है। वो हमेशा बावफा औरत के पीछे भागते हैं। अरे वाह। खूबसूरती, लोग कहते हैं कि मर्द खूबसूरती के पीछे भागता है, ये एक एलिमेंट ज़रूर है खूबसूरती। जाहिर है खूबसूरत चीज़ें तो सबको अच्छी लगती हैं, खूबसूरत औरत है, जाहिर है अट्रैक्टिव है तो वो आपको खूबसूरत तो लगेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिसकी ज़ुबान खूबसूरत है, जिसका अंदाज खूबसूरत है, जिसके बोलने के मस्बत जुमले उसके पास मौजूद हैं, जो आपकी इज्जत करती है, मर्द को वो औरत लुभाती है। बेसिकली मर्द उसके पीछे जाता है जो उसकी इज्जत करती है। आप में से, हम में से कितनी बीवियां हैं जो अपने मर्दों की इज्जत करती हैं, अपने शौहरों को इज्जत देती हैं? हम सिर्फ उनसे डिमांडिंग हैं, हमें उनसे डिमांड करनी आती है, लेकिन हमें उन्हें देना नहीं आता कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, जब मैं ये बात करती हूँ ना तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे होते हैं मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ। तो जो नहीं करता उसके लिए बात भी नहीं है, उसके लिए बात नहीं कर रहे होते हम, उसके लिए बात नहीं कर रहे होते, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर समझना है कि जो आप मर्द को मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, एक मर्द है जिसने घर को देखना है, अपनी माँ को भी देखना है, अपने बहन भाइयों को भी देखना है, आपको भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, फिर जिस ऑफिस में वो काम करता है वहाँ के मामलात भी देखने हैं। अच्छा, एक कॉल भी शामिल करते हैं। शेखुपुरा से मोहम्मद अख्तर है, ताकि आप लोगों को भी जवाब दे सकें। जी अख्तर भाई, क्या हाल है? हाँ जी, ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह, बेहतरीन है जी, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। शुक्रिया। तो मैंने ये पूछना था कि ये जो अपना ये औरत बदतमीजी कोई करती है तो उसके बारे में मुझे बताएं। वो नफ्सियाती मरीज ही है। नहीं तो रिश्ता क्या है? रिश्ता क्या है? औरत बदतमीजी करती है, किस रिश्ते से कर रही है? बहन के रिश्ते से कर रही है, या फिर कोई दोस्त है जो कर रही है, या बीवी के रिश्ते से कर रही है? बीवी बहुत बदतमीजी करती है। बच्चे हैं? बच्चे हैं? हाँ जी माशाल्लाह, बच्चे नहीं हैं, इसी वजह से वो चिड़चिड़ी सी रहती है। अच्छा, वजह खुद बता रहे हैं। ये कितना मासूम नहीं है, शिकायत भी कर रहा है तो कह रहे हैं बच्चे नहीं है ना इसलिए वो चिड़चिड़ी सी रहती है। यार वेरी नाइस, आई लव दिस कॉलर। कौन है भाई आप? शेखुपुरा से। आप तो बहुत ही अच्छे। आपका जवाब जो है ना
नबिया अच्छा देंगी, मगर मुझे ना ये हिसाब लगाया मैंने अभी कि शादी के बाद मर्द सारे वैसे ही शरीफ हो जाते हैं। अच्छा मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मर्द Breaking कभी news है। अपने घर की बातें या अपनी Breaking औरत की news है, बातें जो breaking है ना news वो है। चौराहों रुक में जाओ, नहीं ब्रेकिंग न्यूज़ है। हाँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और आज हम बात कर रहे हैं मर्द के ऊपर जो जहनी दबाव, जहनी तशद्दुद उसको किया जाता है साइकोलॉजिकल हिसाब से, वो कितना ज़्यादा टेंशन में रहता है, परेशान रहता है, इसके ऊपर हम बात करें। कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे। ये जो औरतें हैं मर्द के ऊपर क्या जुल्म करती हैं, नबिया प्लीज़ बताइए देखने वालों को कि ऐसा क्या सिचुएशन पैदा हो जाती है। देखिए, मर्द को मुख्तलिफ तरह से जो है वो जहनी टॉर्चर दिया जाता है। जैसे सबसे पहले उस पर ये बोझ डाला जाता है कि घर की जो जिम्मेदारी है, जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है, ज़ाहिर है कि वो सारी मर्द की होती है। तो सबसे पहला जो उसके ऊपर दबाव होता है वो ये होता है कि उसने अपने घर वालों की लायबिलिटीज़ पूरी करनी है, उनकी ख्वाहिशात पूरी करनी है। बेसिकली ख्वाहिशात कहाँ से जन्म ले रही हैं एक औरत की, कि जब वो अपनी दूसरी सहेली को जो है वो देख रही है कि उसका शौहर बहुत अमीर है और वो उसकी सारी जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर रहा है और उसका शौहर नहीं कर पा रहा, अगर उसकी जो है वो इतनी जॉब नहीं है या इतना उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको इस बात पे बार बार मेंटली टॉर्चर मिलता रहेगा। दूसरी ख़ास बात, उसे टाइम ना होने की वजह से या वो टाइम ना देने की वजह से मेंटली टॉर्चर का शिकार होता रहेगा कि अगर वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है तो उसको ताने सुनने पड़ेंगे औरत की तरफ से कि तुम मुझे वक्त नहीं देते, मैं जब से तुम्हारे घर में आई हूँ मुझे एक दिन सुकून का नहीं मिला। अच्छा, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ख़वातीन ऐसे जुमले बोलती हैं, आप गुस्से में बोलती हैं या जहरियत में बोलती हैं या फ़ौरन से बोल जाती हैं। क्या बात है, इसकी जो है वो ये एक साइकी इन प्रोसेस है, इस पर मेरी रिसर्च जारी है कि ऐसे क्यों बोलती हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि उन्हें मान बहुत होता है इसलिए बोल देती हैं। लेकिन जो मर्द आपकी बातों की वजह से, बेसिकली बिहेवियर है आपका, अच्छा या बुरा रवैया दूसरे शख्स की मेंटल हेल्थ पे बहुत गहरे असरात मुरतब करता है। और वो ख़वातीन जो अपने शौहरों की बहुत लाडलियाँ होती हैं या शुरू में शादी के कुछ दिनों में जो है वो उनको बहुत इज़्ज़त मिली होती है, बहुत प्यार मिला होता है, वो अपने शौहर के साथ इतने कंफर्ट जोन में आ जाती हैं कि फिर वो इज़्ज़त वाला जो एलिमेंट होता है ना वो ख़त्म होता जाता है और एक इंसान दूसरे को जो है वो अपनी जागीर समझ के उस पर जो है वो तनकीदी वार भी चल रहे होते हैं, उस पर जो है वो सारी मेंटली उसको टॉर्चर भी चल रहा होता है। ये वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर एक मर्द जो है ना वो घर से उकताना शुरू कर देता है। देखिए, हर वक्त की चिक चिक जो है ना वो मर्द बर्दाश्त नहीं करता। मर्द को वो औरत पसंद है जो मुस्कुराती है, जो हंस के उसका इस्तकबाल करती है, जो उसके लिए अच्छा खाना पका रही है, उसके लिए उसका ध्यान कर रही है, उसके लिए हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है। जो औरत नहीं कर रही, मर्द उससे सेटिस्फाइड नहीं है। अब जो औरतें कर रही हैं, अगर फिर भी मर्द उनसे सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर ये मर्दों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर ये उनको देखना होगा कि उनमें कौन सी ऐसी इलनेस है जिसकी वजह से वो एक अच्छी खासी औरत के भी करने के बावजूद भी उसके नहीं बन पा रहे। लेकिन मर्द जो है ना, अब आप देखें, अभी एक कॉलर थे जब ब्रेक पे पहले, तो उन्होंने कितने उससे कहा कि वो शायद अकेली रहती है या बच्चा नहीं है तो ज़्यादा जो है वो घबराहट में जो है वो मेरे से लड़ती है या बदतमीज़ी करती है। अब आप ये देखें कि एक मर्द अपने घर की औरत की बात ऐसे नहीं कर सकता, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक औरत को देख लें कि वो शौहर ज़रा सा कुछ गलत करेगा, फ़ौरन से कॉल जो है वो चली जाएगी, अब कभी अम्मी को, कभी दोस्त को, कभी रिश्तेदारों को कि जी मेरे शौहर ऐसे करते हैं, वो इस तरह करते हैं। 4 बंदों में बैठ के भी बात करेंगी। ये नहीं करना। आप इस तरीके से अपने शौहर की बेइज्जती 4 बंदों में बैठ के करेंगी, वो मेंटली टॉर्चर में आ जाएगा। और दूसरे मर्दों को मैं ये कहूँगी, शौहरों को ख़ास तौर पे, कि बीवियों को इज़्ज़त उतनी दें जितनी वो डिज़र्व करती हैं। एक औरत की इज़्ज़त इस्लाम ने क्लियर कर दी है, मुकाम क्लियर कर दिया है कि बीवी है तो बीवी को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, आपके दरमियान में इज़्ज़त होनी चाहिए। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा किसी को फेवर्स देते हैं, कह रही है ना, हाँ, कि भाव ना कराए, ज़्यादा भाव ना कराएं। ज़्यादा अगर आप ओवर हो जाएंगे किसी भी चीज़ में, कोई चीज़ ओवरफ्लो कर जाएगी तो वो फिर बाहर ही गिरेगी। दैट इज कॉल्ड भाव। कि आप ज़्यादा भाव करा रहे हैं इसलिए वो आगे से जो आपके साथ बदतमीजी वही औरत करेगी जिसको आपने सर चढ़ाया होगा। इसके अलावा बदतमीजी वो औरत नहीं कर सकती कभी भी जिसको आपने थोड़ा सा जो है वो अपने लिमिट्स में रखा होगा। मैं ये बात तो मैंने कर दी है, इस पर तनकीदी वार भी बहुत होंगे। अच्छा, लेकिन लिमिट ये से सच क्या है। क्या है? हाँ, क्या मतलब लिमिट्स में क्या होगा? डांटना, मारना, ये सारी नहीं, जो नो डांटना, नो अभी मारना। मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, मैं उसको भी डिस्कस करना चाहूंगी, मगर एक ब्रेक के बाद फिर मैं वो वीडियो डिस्कस कर। मौलवी के साथ क्या हुआ, उसकी बीवी ने ऐसा क्या किया जो अपने आप को जुतियां मार रहा था। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो मर्दों के ऊपर ज़हनी तशद्दुद किया जाता है, जो औरतें करती हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है सोशल मीडिया पे, उस पर बात करूँगी। नबिया से के एक मौलवी साहब हैं और वो जो है ना उनकी बेगम वीडियो बना रही है और वो जुतियाँ जो अपने सर पर मार रहे हैं और बेगम कह रही है हाँ हाँ मारो मारो मारो। तो अब मर्द को इस तरीके से भी जलील किया जाएगा, वीडियो भी बनाई जाएगी, अपलोड भी किया जाएगा, मर्द अपने आप को ही जुतियाँ मारेगा। प्लीज़ देखिए, उस मर्द को सोचना होगा कि उसने कहाँ औरत को जो है वो इतनी स्पेस दे दी है कि एक औरत जो है वो मर्द के सामने खड़े होकर उसको कह रही है कि तुम अपने आप को मारो और वो उसकी वीडियो बना रही है। ये मौका मर्द ने प्रोवाइड किया है, किसी ने प्रोवाइड नहीं किया। आप देखिए उन औरतों को जो अपने मर्दों के सामने जो है वो आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती। ये भी मर्द ही की कैपेसिटी होती है कि वो औरत को कैसे लेके चलता है। मैं नहीं कहती कि आप औरत पे जुल्म करें, औरत पे जो है वो हाथ उठाएं या औरत पर जो है वो जुल्म ज़्यादती करें, लेकिन अपना एटीट्यूड लेवल ऐसा रखें कि जिसमें एक औरत को पता हो कि मेरी बाउंड्रीज़ क्या हैं और मैंने अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस नहीं करनी है। देखें फ़िज़ा, जब आप एक रेड लाइन एरिया होता है, आप जब उसे क्रॉस करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। वो सज़ा किसी भी किस्म की हो सकती है। ये जो सज़ा एक बीवी अपने शौहर को मेंटल टॉर्चर करके दे रही है ना, ये सज़ा दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा है। इस सज़ा में जो मर्द आ जाता है ना वो जीता है, ना वो मरता है, ना वो सांस सही तरीके से ले सकता है, ना वो किसी को टाइम दे सकता है, ना वो दुनिया में जो है वो सरवाइव करने के काबिल रहता है। मेंटली वो बंदा इतना डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी फीलिंग्स इतनी हर्ट हो जाती हैं कि वो किसी और दूसरे अपने दोस्त या शख्स से ये कह भी नहीं सकता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अब औरतें क्या करती हैं, शादी के बाद जो है जब तक बच्चे नहीं होते तब तक तो बड़ा दब के रहती हैं, थोड़ा सा जो है वो अपने ऊपर कंट्रोल रखती हैं। जैसे ही बच्चे पैदा हो जाते हैं वैसे ही उन्हें लगता है कि इस घर में मैं मजबूत हो गई हूँ। उसके बाद जो है ना वो फिर ले रब का नाम के अपने हस्बैंड की जो बेइज्जती जो है वो शुरू होगी और जो उनके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। जब तक ये नहीं करना होते हैं ना, हाँ। औरत को थोड़ा बहुत डर भी होता है कि यार शादी पक्की नहीं है, 2 मिनट में किसने दूसरी बीवी लाके मेरे मुंह पे मार देनी। क्योंकि औरत को पता है कि मर्द अपने बच्चों के अलावा जो है ना अपने बच्चों की खातिर जो है वो घर बसाएगा। बच्चे पैदा करके औरत जो है ना मजबूत भी अपने आप को फील करती है और उसके बाद वो अपने सारे तीर कमान से निकाल देती है। हाँ। और बदतमीज भी हो जाती है, खुदसर हो जाती है, बाजार भी अगर जा रही है तो पूछेगी नहीं अपने मर्द से। तो ये देखिए ना, मर्द की कमजोरी औरत के हाथ में है ना। ये जो औरतें मर्दों की कमजोरियां अपने हाथ में रखती हैं ना, यही वो औरतें हैं जो बदतमीज़ हैं। तो ये कौन सी कमजोरियां हैं जो हाथ में रखने के लिए अपने आप को बदतमीज़ बना देती हैं? अच्छा, काफ़ी दफ़ा हम जो है ना वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, ख़ास तौर पे औरतें। वो अपने आप को बढ़ावा देने के लिए या अपनी पर्सनैलिटी को दूसरे पर जो है वो इंडोज करने के लिए ऐसी हरकत करती हैं। जब भी आप गुस्से का इजहार करते हैं, एग्रेशन का इजहार करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो आप दूसरे बंदे पर जो है वो अपने आप को फोकियत देने के लिए ऐसा काम कर रहे होते हैं कि दूसरा बंदा आपकी ज़ात तक ना पहुँच पाए। अच्छा, अब ऐसी औरत को मर्द काबू कैसे करेंगे? बड़ी कॉल्स आ रही हैं, हम रिसीव नहीं कर पा रहे बिकॉज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, ऐसी औरत जो बदतमीज़ है, बदजुबान है, बद इखलाक है और अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करती है, ऐसी औरत से बात करना मैं समझती हूँ कि मर्द को कुछ अरसे के लिए उसको ये बताना चाहिए, रियलाइज़ करवाना चाहिए कि उसकी बदतमीज़ी की वजह से, उसके इस एटीट्यूड की वजह से मर्द उससे बात नहीं कर रहा। आप एक ही जगह पर रहें, आप अभी फ़ैसला मत करें कि आपने जो है वो अलग होना है। किसी भी बदतमीज़ इंसान को ठीक किया जा सकता है। देखिए, अगर किसी की नेचर में शामिल है ना बदतमीजी करना, जेनेटिकली जो है वो लोगों को कुछ ये गिफ्ट लालची भी होती है, लालची भी होती है, कुछ लालची होती है, कुछ खुदसर होती है और कुछ जो है ना बस ऐसी नखरे, चिड़चिड़ापन, मुंह बना के रखना, खुशहाल नहीं रहना। जैसे तो इस्लाम में भी ये चौखट बदल लो, ठीक है, अगर ऐसी बीवी है जो नाशुक्री है, ऑल दैट, तो ये सारी पोजीशंस आती है। मगर औरत मुझे लगता है भूल जाती है कि भाई मर्द की सबसे बड़ी ताकत जो है ना फिजा, वो औरत है, बीवी है उसकी। मर्द की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी बीवी है। अगर उसकी बीवी अच्छी नहीं है ना, तो आप उस मर्द को देखें, मर्द 30 साल के बाद जो है अगर उसकी शादी हो जाती है वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, वो जल्दी जो है वो उसकी स्किन जो है वो ढलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसका ख्याल ही नहीं किया। आपने सिर्फ अपनी डिमांडिंग जो है वो आप सिचुएशन में रही कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो। अब वो आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए खुद कितना जला है। वो ये मर्द जो है उस दरख्त की तरह से है जो खुद धूप में जल रहा है, लेकिन अपने जो ताल्लुक वाले हैं, जो रिश्ते हैं, उनको साया दे रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। इतने कपल देखो, कपल में बीवियां सजी हुई हैं, ब्रांडेड जोड़ा, कपड़े, चूड़ी, लेंस, बाल, ब्लो ड्राई, पार्लर, और मर्द बेचारे टिंड निकली हुई है, टिंड निकली हुई है।
ਤੇ ਇਹ बाल ਕੀ उड़ है? जाते हैं मर्दों के। देखने भी काबिल सोच नहीं के। रहते होंगे, जबकि वो हो सकता है उनसे ज़्यादा सोने प्यारे हों जब उनकी अम्मा ने उनके बेगमात के हवाले किया हो, बिल्कुल। मगर ख्याल नहीं रखते। और ख्याल नहीं बेगमात को पसंद है कि ऐसे मियाँ हमारे टिंड निकली हुई बाहर कोई लड़की पसंद ना, जानबूझ के शैम्पू में मुझे लगता है कि फाइनाइल की गोलियाँ डाल देती हैं। अच्छा, कुछ खवातीन ना बहुत ज़्यादा पोजेसिव होती हैं, वो कहती हैं हमारे शौहर को कोई दूसरी औरत ना देखे, तो वो इस प्यारे वजह लगे से भी ना। ख्याल नहीं करती, ताकि ये इस वजह से भी हाँ। ख्याल नहीं करती कि अच्छा ना लगे, किसी दूसरी औरत को ना अच्छा लग जाए। अच्छा, ये भी तैयार होकर प्रॉब्लम होती मियाँ है। भी अगर ऑफिस अच्छी तरीके से हाँ। चले जाए तो कहती आज क्यों इतना तैयार हो भाई, तुम सुबह शाम तैयार होती हो, सुर्खी पाउडर लगा के रखती हो, तुम्हें ना पूछे तो तुम उसको आज क्यों इतना तैयार हो, 2 मिनट परफ्यूम ज्यादा लगा ले, परफ्यूम क्यों इतना ज्यादा, अपने ही टूटा हुआ बाल कंधे से निकाल के कहेंगी ए की है। हाँ, यार इस पे बहुत ज्यादा बात करनी है, आप बहुत यकीन बात करिए, करनी बहुत बड़ा टॉपिक आपने रख लिया है, टाइम आपने मुझे बहुत शॉर्ट दिया है इसके लिए। एंड में बता दे क्या कहेंगी अपनी फैंस को जी। मैं ये कहना चाहूँगी उन बीवियों को जो शौहरों के साथ बदतमीज़ी करती हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। आप ये चीज़ याद रखें कि इस्लाम ने मर्द की इज्जत का हुक्म दिया अरे है। वाह। शौहर आपका हाकिम है, आपका मुहाफिज है, आपका प्रोटेक्टर है। अगर आप अपने मुहाफिज को जो है वो लोगों में जलील करेंगी, उसके खिलाफ साजिशें करेंगी, उसको जहनी टॉर्चर देंगी, उससे डिमांडिंग हो जाएंगी, उसकी कमाई में लालच करें, या उसकी कमाई में लालच करेंगी। देखें, बीवी की वफादारी का पता तब चलता है जब शौहर गरीब हो जाता है, अरे वाह क्या बात कही है, उसकी जेब खाली हो जाती है। ये है बीवी की वफादारी। उस वक्त जो बीवी वफादार है उसे बीवी कहते हैं, क्या बात उसे कहते हैं अच्छी बीवी। क्या बात तो है। ये अगर आपने अच्छी बीवी बनना है ना, तो फिर शौहर के साथ वफादारी निभानी पड़ेगी, और आपको समझाना पड़ेगा अपने आप को कि एक मेरा जो शौहर है ना, खुदा के लिए ना अपने शौहरों को जो है वो इतना जलील करें, उन्हें मेंटली टॉर्चर दें। ज़्यादातर आपके पाकिस्तान में हार्ट अटैक मर्दों को होते हैं, आय हाय। औरतें तो जो हैं वो 80-80 90-90 साल तक जो है वो जिंदा बैठी रहती हैं। आप तो अपना दिल खोल लेती हैं अपने दोस्तों के साथ, वो कहाँ जाके अपने दिल की बातें जो है वो करें, तब पता जाएगा जिसको- जब अपने आप हाँ, को बेवा कहलवाएंगे। बेवा कहलवाएंगी। सही बात है। एक मर्द का साया अगर किसी के साथ नहीं है ना, भाई नहीं है, बाप नहीं है, शौहर नहीं है, आप यकीन करें वो औरत जो है वो माशरे में खड़े होने के काबिल नहीं रहती। अरे। मर्द उसको जलील कर देते हैं, मर्द तरह तरह की बातें करके उस पर लान तान करके उसको गलत औरत साबित कर देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि एक मर्द का साथ आपके साथ नहीं है। साथ तो अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे शौहरों को जो है वो तुम्हारी इस मेंटली टॉर्चर की वजह से कुछ हो गया, या वो जो है वो सर्वाइव ना कर पाए इतना अरसा, तो बच्चे कैसे संभालेंगी? एक औरत तो 20 किलो आटे का तोड़ा तो आप उठा नहीं सकती, तो आपको मर्द की ज़रूरत नहीं है। ये जो लिबरल खवातीन है जो कहती हैं कि हमें मर्द की ज़रूरत नहीं है, कैसे मर्द की ज़रूरत नहीं है? क्या बात है आपको जी। तो अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन से लेके फिजिकल तक जो है वो आपको मर्द की ज़रूरत है, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि मर्द की ज़रूरत नहीं है? मर्द के बगैर तो माशरा कंप्लीट नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच नबीहा, बहुत अच्छा मैसेज भी दिया, टॉपिक भी बहुत बड़ा था। देखें आखिरी बात, मर्द मर्द ही होता है, मर्द की इज्जत करें अपने घरों में, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिश्ते से हैं, और उनकी इज्जत से बस इतनी सी बात कहूँगी कि आपकी इज्जत है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। सर्दियाँ जो भी आने वाली है, ये निकालना इतना मुश्किल हो जाता है जिन जिनको घुटनों का पेन है, अजाब हो जाती है ज़िंदगी। इसलिए सेगमेंट रखा है ताकि आप पहले से एहतियात कर लें और जो प्रिकॉशंस हैं वो इस्तेमाल करें। और जिस तरीके से भी आज हमारे जो यहाँ पे प्रोफेशनल डॉक्टर हैं वो आपको बताएंगे कि घुटनों के दर्द के लिए ऑपरेशन कराना सही है कि नहीं है। लोग तो नहीं कराते हैं, मगर हम ये सारे सवालों के जवाब लेंगे। महंगा भी तो क्योंकि बहुत है ना, तो लोग डरते हैं कि भाई इतना महंगा लगा दिए, पैसे सब कुछ कर दिया, वो ठीक होगा कि नहीं। आज हम ये बात करेंगे कि ऑपरेशन के बगैर जो है वो घुटना ठीक हो सकता है नहीं। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, जिन जिनको घुटनों का मसला है वो आप कॉल कर सकते हैं। हमारे पास मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद भट्टी साहब, जो कि पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं। इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी फाइन स्पेशलिस्ट पर्सन। तो मैं आज हमारे जो है शो पे हमने इनको मधु किया, क्योंकि हमारी जो पूरी टीम है ना वो भी इन्हीं के पास जाती है अपने घुटने के दर्द निकलवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? जी बिल्कुल। लास्ट टाइम मैं अमेरिका जा रही थी, ट्रैवल करी थी, क्योंकि इतनी लंबी फ़्लाइट थी, तो मैंने आपसे जो मेडिसिन ली आपने मुझे बताई, मुझे बहुत रिलीफ रहा, आराम रही। तो मैंने इसलिए भी लोगों को बताया कि आप सही डॉक्टर हैं, मेरी पूरी टीम आपके पास जाती है, आपकी बात बताई हुई लोग उस पर अमल करेंगे, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा सबसे पहले कि ये घुटने का दर्द होता है क्या, इसकी वजूहात क्या होती हैं? अच्छा, घुटने का दर्द जितना हम सोचते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग जो हैं जो घुटने के दर्द के बारे में उनको दर्द शुरू होती है तो वो बताते नहीं, या उनको पता भी नहीं चलता कि एग्जैक्ट किस जगह पे दर्द है। तो घुटनों की दर्द की बहुत सारी किस्में, जो सबसे ज़्यादा कॉमन पेन है दो तरह की हैं। एक एज के साथ होती है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, यानी जब एज थोड़ी बढ़ जाती है घुटनों के दरमियान स्पेस कम हो जाती है, जिससे घुटने आपस में टकराना शुरू कर देते हैं। और इसकी निशानी ये होगी कि जब वो बेंड करेंगे तो उसमें से कड़ कड़ की आवाज़ें आएंगी। ये एक मेन कॉज है बुज़ुर्गों में।
जो यंग लोग हैं आप जैसे, उनमें घुटनों की कॉज अक्सर पाँव मुड़ जाता है। जो स्पोर्ट्स करते हैं जिसमें ख़ास तौर पे ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हैं, जैसे हॉकी है, स्क्वाश है, बैडमिंटन है, जिसमें लोग घुटने ट्विस्ट करते हैं, ख़ास तौर पे फुटबॉल में, तो वो इंजरीज़ होती हैं। फिर लोगों को जिम में इंजरीज़ होती हैं घुटनों में बहुत ज़्यादा, जब आप बग़ैर वार्म अप के वो एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, अभी घुटने प्रिपेयर्ड नहीं होते। और ये बात याद रखिएगा कि घुटना जो है पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। अच्छा, इतना कुछ ये अल्लाह ने बनाया कि चूँकि सारी जिस्म का बोझ ही इसके ऊपर जाता है, लिहाजा इसमें दर्द बड़ा आसान है, लेकिन उसको मैनेज करना चाहिए। तो ये टाइप्स क्या क्या होते हैं घुटनों के दर्द के? जो टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? इसको आप अपनी ज़बान में क्या कहते हैं? जी, उसमें मैंने बताया ना, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से पेन होती है, दूसरा इंजरी की वजह से पेन होती है। ओके। टेक्निकली तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो हमारे पास ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं इन्हीं दो मसलों के साथ आते हैं। अच्छा, ये जो घुटनों की सर्जरी है, लोग मोस्टली ये कराते नहीं है, लोग बहुत डरते हैं इसके हिसाब से और इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं होते। तो इसके अलावा और कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है जो वो करें तो घुटनों के दर्द से उनको निजात मिल जाए? देखिए, अब नए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। सर्जरी में तो ज़ाहिर है पहले एनेस्थीसिया भी इन्वॉल्व है, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फिर सर्जरी में आप एक जॉइंट को जो बाहर से ला के उसके अंदर फिट कर देते हैं। सर्जरी शुड बी द लास्ट ऑप्शन। जब सब कुछ ख़त्म हो जाए तो फिर सर्जरी की बारी आनी चाहिए। अच्छा, फिर ख़ास तौर पे वो लोग जो ओवरवेट हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, उनको बाज़ का सर्जरी सूट भी नहीं करती, चूँकि वज़न कम होता नहीं है, वो फिर उस तरह से वो रिस्पॉन्स आता नहीं। अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो है ना घुटने को एक नहीं है। पहले लोग समझते थे जी स्टीरॉयड लगा लिया तो घुटना ठीक हो गया, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। अब बहुत एक चेन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं जो लेटेस्ट हैं। अब हम जैसे मैं सबको बताता होता हूँ कि हम सबसे पहले इसके अंदर हम घुटनों का अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड करके हम ये देखते हैं कि घुटने के अंदर कोई मसल डैमेज तो नहीं है, घुटने में पानी तो नहीं है, घुटने के अंदर कोई लिगामेंट जो है वो डैमेज तो नहीं है। उसके ऊपर फिर हम एक इंसुलिन वाली नीडल लेके, जैसे सपोज एक बंदे को घुटने की सिर्फ अंदर वाली साइड पे पेन है, तो सारे घुटने में टीका लगाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा। तो हम उस जगह को पिन पॉइंट कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड से, उसके ऊपर हम एक ओजोन होती है वो लगा देते हैं इंसुलिन वाली नीडल से। ना होने के बराबर पेन होती है, साइड इफेक्ट कोई नहीं, नुकसान कोई नहीं, और उससे बहुत लोग ठीक हो जाते हैं। दैट इज ये कब तक काम करती है? ये जब तक वो जो अगर एक चीज़ जो डैमेज है वही हील हो गई तो फिर नुकसान क्या, फिर तो जब तक वो ठीक रहेगी वो चलती रहेगी। अच्छा। और देखें ना, आपने स्टीरॉयड नहीं लगाया, आपने एंटीबायोटिक नहीं लगाई, आपने कोई डीप इनसाइड इंजेक्शन नहीं लगाया, ज़रा सा आपने ट्रीटमेंट किया तो वो ठीक होगी। ये पहला ट्रीटमेंट है। ठीक है। इसके बाद भी बहुत कुछ मौजूद है। अच्छा। मसलन उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हम ब्लड निकालते हैं पेशेंट का थोड़ा सा, उसकी एक PRP होती है वो बनाते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं, उसको साथ हम ओजोन मिक्स करके वो घुटने के अंदर लगा लेते हैं। जैसे सर की PRP होती है उस तरह जैसे घुटने सर की PRP होती है, लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है। ये थोड़ी सी और तरीके से प्रिपेयर की जाती है। वो घुटने के अंदर एक ख़ास तरीके से हम एक इमेज में इंजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, वो क्या करती है, घुटने के अंदर के जो सारे मसल्स अगर ओवरऑल डैमेज है तो उसको ठीक करना शुरू कर देगी। अगेन ये नेचुरल ट्रीटमेंट है, बाहर से तो कोई चीज़ ली नहीं, पेशेंट का अपना ब्लड लिया, उसी को प्रिपेयर किया, उसी को लगा दिया। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन घुटना अंदर से नेचुरल शुरू हो जाती है। सर, ये कोई लेटेस्ट टेक्निक अगर आई है तो वो भी डिस्कस कीजिए। कोई ऐसी घुटनों के दर्द के लिए लेटेस्ट ट्रीटमेंट टेक्निक जो आप लोग अभी इस्तेमाल करें या फिर पाकिस्तान में नहीं आई, प्लीज़ डिस्कस। नहीं, पाकिस्तान में है। अच्छा, इसके बाद हम जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट हम आजकल कर रहे हैं उसको हम एक्सोसोम्स कहते हैं, EXOSOMES। व्हाट इज दिस? एक्सोसोम्स होते हैं कि ये एक स्टेम सेल्स, एक नाम सुना होगा हम बहुत सारे लोगों ने, ये उससे एक अगली किस्म है। ये होता है कि किसी ह्यूमन कॉर्ड से में से एक सेल्स निकालते हैं, उन सेल्स को हमें ख़ास तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उसको फिर घुटने के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब ये करते क्या हैं, घुटने के अंदर होता है कि दो घुटनों के बीच में एक कार्टिलेज होती है जो उस घुटनों को कुशन देती है। अच्छा। जिन लोगों को घुटने की पेन होती है वो जो कार्टिलेज है वो ख़त्म हो जाएगी, तभी घुटने की हड्डियाँ आपस में मुड़ जाएंगी और जुड़ जाएंगी और कड़कड़ की आवाज़ें शुरू हो जाएंगी। अच्छा। ये एक्सोसोम्स क्या करते हैं कि ये जो कार्टिलेज है उसकी रीग्रोथ शुरू कर देते हैं, दोबारा बननी शुरू हो जाती है। इसको हम रीजनरेटिव मेडिसिन कहते हैं। ये सारी दुनिया में एक लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो अमेरिका से लेके सऊदी अरेबिया तक और सऊदी अरेबिया से लेके रशिया तक सब जगह पे ये लेटेस्ट काम है। अच्छा। जो हो रहा है पाकिस्तान में भी हम कर रहे हैं। अच्छा, उसमें सिर्फ एक इंजेक्शन लगाना है, एक पूरा एक प्रोटोकॉल है उसका, और उसके बाद ख़त्म। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है रिलेटिवली सर, वैसे लेकिन वो जो चीज़ डैमेज हो गई थी सर, वो दोबारा बननी शुरू हो जाएगी। कितना कोई एक्सपेंसिव है, क्योंकि घुटने का अगर ऑपरेशन की हम बात करें 30-35 लाख का तो होता है, उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है।
उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, क्या क्योंकि है? ये अमेरिका से इंपोर्ट होती है या बाहर से हम इसको इंपोर्ट करते हैं। कोशिश ये हो रही है कि हम पाकिस्तान के अंदर भी इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाए, और वो एक सिर्फ एक इंजेक्शन होता है, लेकिन उसको एक तरीके से कितने लगाना का? होता है। कुछ 3-3.5 लाख रुपए का पाकिस्तान अच्छा। में सारा कुछ करके लग सकता है। अच्छा। और उसके बाद आपने 2 से 3 महीने उसको रीजनरेट होने में लगते हैं। हाँ। और अक्सर हमने काफ़ी केसेस किए यहाँ पे, अच्छा। और उससे ठीक होता है, है फिर ये तो फिर नॉर्मल हाँ, है। तो लोग नहीं, बाकी मतलब जो उसके हिसाब से घुटने के ऑपरेशन से तो बहुत भी ही नहीं है, नॉर्मल है, कुछ पौना भी भी नहीं, नहीं। हाँ। एक कॉल है शहजाद साहब, मैं उसको जी, भी जी, शामिल करना चाहूंगी। जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? जी। शाहिदा जी। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शाहिदा जी, क्या कहेंगी? हाँ जी सीधा जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की बहुत तारीफ करना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी, और उसके बाद जो डॉक्टर साहब आते हैं माशाल्लाह, उसका बहुत अच्छा हमारे लोगों के लिए बहुत अवेयरनेस पैदा करती हैं। बेशक, उसका बहुत बहुत आप लोग के लिए बुलाया जाता है सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को। क्या मसला है, मुझे बताइएगा। हाँ जी, मैंने ये पूछना था कि जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो डॉक्टर साहब, मैं जब उठती हूँ और बैठती हूँ ना तो मेरी आवाज़ तक फंसी आती है। तो उसके बाद जब मैं सीढ़ियों चढ़ती हूँ तो फिर मेरी टांग में इतनी ज़्यादा शदीद दर्द होती है, जिसकी वजह से ना मुझसे ना चलना फिरना बहुत मुश्किल। उसके बाद फिर कोई भी मेडिसिन वो पेन किलर खाती हूँ तो फिर मैं चलती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और ये डॉक्टर साहब, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये जो आपने एक्शन का बताया ना, तो मेरे अब्बू को वो जो 60 ईयर्स के थे, उनको ये मसला था घुटनों का बहुत ज़्यादा, तो उनको ये लगवाया था इंजेक्शन। तो उसके बाद वो फिर चलने फिरने से ना बहुत प्रॉब्लम हुई थी उनको इंजेक्शन लगवाने से। तो अब मेरी अम्मी को भी ये मसला है घुटनों का, और मोरे का भी मसला है। वो उसमें चाहिए, वो ये घुटनों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो तो सीधी तरह से उनसे उल्टी नहीं होती, शुगर के भी वो मरीज है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा गाइडेंस करें कि अब सुनिएगा, मैं समझ गई आपके प्रॉब्लम को, डॉक्टर साहब भी समझ गए। अभी आप सुनिए, देखें आपको कितना अच्छा हल बताते हैं जी। डॉक्टर साहब, क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए? मेरी बहन की और उनकी अम्मी का भी मसला चल रहा है, और नमाज के टाइम पे तो काफ़ी कड़ाके भी उनके घुटने में। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें कि जो बहन ने बताया ना इंजेक्शन के बारे में, ये स्टीरॉइड्स की बात कर रही है, मुझे लगता यही है। स्टीरॉइड्स हम नहीं लगाते, ये वो इंजेक्शन नहीं है, पहली बात है, ये वो इंजेक्शन है ही नहीं है। जो मैंने पहले ओजोन की बात की थी, तो वो तो हम स्किन में लगाते हैं, वो तो घुटने के अंदर लगाते ही नहीं है। प्लस वो जिनका नुकसान कोई नहीं है। नंबर 2, मैं आपको एक और ऑब्जर्वेशन बताऊं जो तमाम सुनने और देखने वालों के लिए है, कि हम जितनी मर्जी दवाइयाँ ठीक करते हैं, हमने पिछले को 500 पेशेंट्स को चेक किया, जो उन्होंने आके कहा कि हमें शुगर नहीं है, हमें डायबिटीज़ ठीक है। मैं सुबह की जो नाश्ते से पहले की शुगर इतनी होती है, नाश्ते के बाद की इतनी होती है, लेकिन हम एक टेस्ट कराते हैं जो 3 महीने की शुगर चेक करते हैं। उन 500 में से जिनकी दर्दें ठीक नहीं होती थी, उनमें से 490 पेशेंट तकरीबन ऐसे थे जिनकी वो HbA1c लेवल उसके कहते हैं वो ज़्यादा था। लिहाजा मेरी बहन को चाहिए कि सबसे पहले अपना शुगर लेवल चेक कराएं किसी लैब से, जो 3 महीने वाला टेस्ट होता है। 3 महीने वाला? जितनी मर्जी दवाइयाँ लेते रहे, जब तक वो लेवल कंट्रोल में नहीं आएगा, किसी दवाई का उतना असर नहीं होगा। चाहे ऑपरेशन भी करा लें, चाहे जो मर्जी कर लें, क्योंकि वो एक ऐसा कोई आपस के अंदर इनका रिलेशन है कि जब तक वो लेवल ठीक नहीं होता, उस वक्त तक दर्दें भी ठीक नहीं होती। ठीक है, तो ये पहले चेक करा के फिर रिपोर्ट डॉक्टर को चेक ज़रूर चेक कराना चाहिए। नंबर 2, ये दर्दें जो बता रही हैं, ये ट्रीटेबल है। इनका एक एक्सरे चाहिए, पता चल जाए कि बीमारी की नौयत क्या है और कितनी ज़्यादा है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और ये ट्रीटेबल है? बिल्कुल ट्रीटेबल है, और पेन ट्रीटेबल है। देखिए, जवानी वापस नहीं आती, लेकिन जो चीज़ें हम अपनी थोड़ी फिटनेस बेहतर कर लेंगे, जो दर्दें हैं हर वक्त ही ये बहुत बेहतर हो जाती है। क्या बात है जी। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। डॉक्टर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, हम घुटनों के दर्द के ऊपर बात करें। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं घुटनों के दर्द के लिए क्या मुफीद है। अच्छा, हम डॉक्टर शहजाद से ये भी पूछना चाहेंगे कि जो ऑपरेशन लोग करवा लेते हैं, घुटना लगवा लेते हैं, ठीक है, और घुटना तो इस तरीके से लगता है ना डॉक्टर साहब कि एक बार लगा लिया तो सब कंफर्म नहीं होता, ऑपरेशन के बाद पता चलता है कि अल्लाह तवक्कल, ये घुटना चलना भी नहीं चलना, मतलब जब लगाया उस वक्त नहीं पता चलना, बंदे के होश आने के बाद, उसकी खड़े होने के बाद उसकी पोजीशन का पता चलना है कि भाई ये इस काबिल है कि हिल रहा है या नहीं। अच्छा, और ये भी चांसेस होते हैं ना कि कब चलना रुक जाए, है ना, और ये कितने टाइम तक घुटना चलेगा अगर चल भी गया तो ये क्या सिचुएशंस हैं, ज़रा देखने वालों को बताएं। इसके लिए करना क्या चाहिए, लगवाना चाहिए घुटना या नहीं? देखिए, ये जो घुटने की सर्जरी सबसे आखिरी रिजॉर्ट है, कुछ ना बचे तो फिर घुटने की सर्जरी होनी चाहिए, क्योंकि हर सर्जरी की अपनी
कॉम्प्लिकेशंस हैं, बाज़ औक़ात मजबूरी बन जाती है। ऐसे हम ज़्यादातर उन लोगों की बात करते हैं जो सर्जरी करवा नहीं सकते, मसलन करवाना नहीं चाहते, एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन है, एज बहुत ज़्यादा है, किसी वजह से वो नहीं करवा सकते। अब हमने लास्ट बात की जी कि अगर कोई दर्दें ठीक नहीं हो रही, हमने सब कुछ कर लिया फिर भी दर्द ठीक नहीं हुई, हमने सारे ट्रीटमेंट्स कर लिए फिर भी दर्द ठीक नहीं, और एज बहुत ज़्यादा है, तो हमें आखिर में क्या करते हैं कि एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हम घुटने के इर्द गिर्द कुछ ऐसे प्रोसीजर करते हैं जिससे वो घुटने की जो नर्व्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, दर्द का एहसास ख़त्म हो जाता है, उसमें भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बंदा चलता रहता है लेकिन उसको दर्द नहीं होती, क्योंकि हम उसका एहसास ख़त्म कर देते हैं। उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं, ये भी एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। अब वो जो दर्द बिल्कुल रिलीफ हो जाता है, दर्द का एहसास ही खत्म हो जाएगा तो दर्द नहीं होगा। तो वो कितने टाइम तक रहता है? वो मुस्तकिल भी हो सकता है, हम उसको मुस्तकिल बंद कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, वो मुस्तकिल हो सकता है कि अंदर तो जब ऐसी तक नर्व्स होती हैं जिनको आप ब्लॉक कर देते हैं? जी उनको नर्व्स को हम बाज़ औक़ात बर्न भी कर सकते हैं, ताकि वो जो अगर बाकी मादा उनकी ज़िंदगी अगर वो सर्जरी नहीं करा सकते तो उनको दर्द नहीं होगी, क्योंकि दर्द का एहसास ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरी उसका कोई साइड इफेक्ट भी तो कोई होता होगा साइड डॉक्टर इफेक्ट साहब, नहीं। कि दर्द तभी होती है ना जब कोई अंदर जख्म हो, कोई चोट हो या कोई तकलीफ हो या कोई चीज वो आपस में घुटने की रगड़ से ऐसे दर्द टकरा होती रही है हो। ना, टकराने तो सब कुछ कर लिया अगर और दर्द ख़त्म नहीं हो रही तो फिर कुछ तो करना है ताकि ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बेहतर हो। मगर वो मजीद अंदर कोई चीज घुटना डैमेज वो तो नहीं उस करेगी? जितना यही तो डैमेज चीजों के खौफ आते हैं ना। जितना डैमेज होना होता है वो हो चुका होता है। अच्छा। ये लास्ट रिजॉर्ट बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात आपने पूछी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जिन लोगों की घुटने की सर्जरी हो गई और उनको आराम नहीं आया तो उनका क्या करें। और ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो घुटने की सर्जरी करा चुके हैं और उसके बावजूद या आराम नहीं आया या कुछ अरसे बाद दोबारा दर्द शुरू हो गई। तो उनका जो भी प्रोसीजर्स मैंने आपको बताए हैं उनमें से अक्सरियत इवन 2 की सर्जरी हो चुकी है, इसके बावजूद वो हो सकते हैं। हम उनका अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, उनमें ओजोन भी लगा सकते हैं और वो सेफ़ हैं। मगर डॉक्टर साहब ये सब तो करने के बाद हम घुटने की सर्जरी पे जाते हैं ना, मतलब सर्जरी तो एक लास्ट ऑप्शन होता है, पहले तो हम सारी ट्रीटमेंट करने के बाद फिर जाएंगे ना। उस हिसाब से मुझे बताइएगा कि ये फिर अब ये सारा कुछ होने के बाद अगर घुटने का ऑपरेशन हो गया, ठीक है, फिर फाइनल जो सिचुएशन आपने बताई कि भाई अब ऑपरेशन हो, उसके बाद भी अगर घुटना फेल हो गया फिर वही वाले प्रोसीजर्स दोबारा आगे भी चल सकते हैं? वो फिर हमें उनकी घुटने के और तो कुछ होना नहीं, तो हम पेन तो रिलीव करें ना। हमारा पेन मैनेजमेंट का काम यह है कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होनी चाहिए। जितने ज़िंदगी के दिन हैं, जो रूटीन रोज़मर्रा के काम हैं, वो बगैर दर्द के होने चाहिए। अच्छा, ठीक है ना। जब आप किसी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, दर्द तो बेहतर कर सकते हैं। बात तो सही है। जैसी दर्द बेहतर होगी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, बंदे की डिप्रेशन कम हो जाएगी। आजकल के दौर में लोग दर्द देते हैं, आप दर्द दूर कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। पेन रिलीफ लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। और पेन के साथ अगर जिसको दर्द हो रही है वो ना कोई काम कर सकता है, वो हर एक से लड़ता भी रहता है, नाराज़ भी रहता है, उसकी जो पोटेंशियल है, जो काम करने का लेवल है, वो बहुत लो हो जाता है। सर वही तो ना, पेन आवाज़ से रिलीव होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हाय हाय, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत अच्छा आपने हमें समझाया है। अपने घुटने का जिस तरीके से भी इलाज जो बताया है वैसे ख्याल रखें, वैसे ट्रीटमेंट्स हासिल करें। जो नई टेक्निक्स आज आपको डॉक्टर शहजाद ने बताई हैं, प्रोफेसर साहब ने, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। और दूसरा वो जो घुटना डलवाना है वो तो 30-35 लाख का है ना, महंगा है, मगर उसके अलावा वो जो बाकी चीज़ें हैं आपको बताई गई हैं, सर्जरी से पहले जो बाकी ट्रीटमेंट्स अगर वो ले लेते हैं वो थोड़ी सी सस्ती भी हैं, अवेलेबल भी है, और नई टेक्निक्स हैं वो भी इस्तेमाल कर लें। एंड फिर अगर अल्लाह ताला ने जो लिखा है, अगर दर्द इस हिसाब से लिखा है कि घुटना डलना है और ये आपने ट्रायल घुटना लेना है, तो फिर वो भी कराने में कोई मसला नहीं, क्योंकि दर्द तोते की तरह पालने से बेहतर है कि आप एक अच्छी सेहतमंद लाइफ गुजारें। और दूसरा पेन रिलीफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो ट्रीटमेंट से पेन को भी सुन कर देते हैं, रिलीव करा देते हैं, तो वो टेक्निक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, और आपसे मुलाकात करते हैं हम ब्रेक के बाद। बाबू विखे बाबू के नाम से जानते हैं। बाबू जी, बाबू जी, बाबू जी। फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं आप? शब्बू, शब्बू को प्यार हो गया बाबू जी। अरे तुमको प्यार हो गया तो तुम्हारे प्यार व्यार से हमें क्या लगे? बाबू जी, अगर आप जल्दी ना आए ना, मेरे अब्बू जी मेरी किसी से शादी करा देंगे बाबू जी। क्या कहने? अरे लड़की, जितना तुम्हारा कद है और जितनी हाइट है तुम्हारी, तुम्हारे लिए दूल्हा भी मेरा ख्याल है ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा। बाबू जी, आपको देख कर तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये गाना गाऊं। तुम ही हो महबूब मेरे,
मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਾਤ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ। आप मुझे देख नहीं सकते, इसी का फायदा उठाया मैंने। बाबू जी क्या बात है, ये वो टैलेंट है, मैं आपको बताऊं। देखिए हम तो दुनिया को देख के ऐसे समझ के घूर के फिर अपना टैलेंट दिखाते हैं। ये वो टैलेंट है जो दुनिया को देख नहीं सकते, दुनिया की पिक्चर जो है वो कैप्चर नहीं कर सकते, मगर उसके बावजूद इधर से सुन के और लोगों की कैसे मिमिक्री करते हैं, गाने गाते हैं, अपना स्टाइल बनाया हुआ। देखिए कितने मतलब वो वायरल इनकी जो है ना यूट्यूब पे वीडियोस है। मुझे बताइए शाहरुख खान भी बहुत अच्छा बनता है ना? जी। तो कोई उनकी अगर कोई चीज़ जो बहुत आपको पसंद होगा हमें सुनाए, हम भेजेंगे शाहरुख खान साहब। फिदा जी, ज़िंदगी में मैं एक बात जानना चाहता हूँ। ज़िंदगी में मैं एक ही बात कहूँगा, मोहब्बत जो है अगर वो किसी को नहीं होती तो वो बंदा कामयाब नहीं होता, क्योंकि हर नाकामी के बाद कामयाबी मिलती है। अगर बंदा मोहब्बत में नाकाम होता है तो वो बाद में कामयाब होके विकी बाबू बनता है। अरे वाह! विकी बाबू बनता है। अच्छा, और विकी बाबू मुझे बताइए पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी आप और भी मिमिक्री करते हो या फिर एक्टिंग करते हो? मिमिक्री तो मैं सुल्तान रईस साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, शान साहब, अपना शफकत चीमा साहब, ये जो फेमस आर्टिस्ट हैं। शफकत चीमा साहब की कुछ हो जाए? और तू इधरों दी पहुंच नत्था दा राह तेरा मामा आप टकेगा। शफकत चीमा साहब आगे गए हैं, शफकत चीमा साहब को गोली लग गई है। मोमो राना और शफकत चीमा साहब आमने सामने, और शफकत चीमा साहब बिल्कुल करीबुल मौत हैं और कैसे बोल रहे हैं, क्या अंदाज है उनका। अब तू मामा, ओए मैं तेनू मरन नहीं देंगा मामा। अब कुछ नहीं होया यार, पर मैं एक गल कहना चाहना वा, और तू पिंड छड़ के ना जाई, बाकी स्वाद आ गया जीण दा भी मरण दा भी ते नत्था नू कहण दा भी। ओए असी कोई हत्थां 'च चूड़ियां ते नहीं ना पाइयां होइयां, चूड़ियां ते नहीं ना पाइयां होइयां मामा। मजे का था। अच्छा, और शान साहब की? बाबा जिंदगी रवे ना रहन के चके दे, ना रहन के। ओए तू लोकां कोलों खो खो के ते गरीबां नूं खवाउण दा बहाना बनाया है, और गरीबां नूं खवाउण लई तेरे बाबे दी कमाई थोड़ी है। नहीं बाबा नहीं, जो स्वाद खो के खाण दा है तेरी कमाई दा नहीं, तेरी कमाई दा नहीं, नहीं तेरी कमाई दा। वाह! मुस्तफा कुरैशी भी फिर मैं आपसे गाने सुनूंगी। मौला नू मौला ना मारे ते मौला ने मरदा नता, बाकी रही गल चंज दी ते चंद दी 14 नू मैं चंज भी लैके आनी है ते तेरी लत भी ला के ले जानी है। कुरैशी साहब, वाह! तेरी खुशबख्ती ये है कि मैं अज तेरे तो वड्डे बदबख्त नू मिलन चला वा। नहीं ते मौले नू मारन दी गल कर रहा है तो दिन भुखिया रखो मौला ते की मौले दी सारी जद भी मर जाएगी सोने। वाह जी, जबरदस्त। विकी बाबू गाना कोई सुना दीजिए मुझे जल्दी। आप तो रफ़ी साहब भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना? जी, रफ़ी साहब को मैं बड़ा फैन हूँ, रफ़ी साहब का। हाँ, तो सुनाइए ना कोई। आखिरी पल है, आखिरी आहें तुझे ढूंढ रही है, डूबती सांसें बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही है। सामने आ जा एक बार हो, सामने आ जा एक बार आ जा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। वाह वाह! और किसको गाते हैं?
किसकी मिमिक्री गाने में? और मैं सभी को गा लेता हूँ। आप भी सुना दे, मेरे का टाइम खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी। किशोर को, कुमार सानू को, किशोर रफी साहब को साहब भी को। सुना दे, हो जाए किशोर साहब का जी। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो रे जाने दो यार, हम करेंगे प्यार। मुकेश भी गा लेते, मुकेश जी को भी गा लेते। नहीं एडा पुराना नहीं, मैं गा लेता हूँ, मुकेश को भी गा लेता हूँ। अच्छा कोई जुगत तो लगा दे मुझे। किनू? हाँ आपको लगानी? मुझे कोई जुगत तो लगा क्या दे। करने, एक अख वाला गुड्डा ਹੁੰਦਾ ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਕੈਚ ਪਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਗੁੱਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ नहीं ਹੈਗਾ। अच्छा ये देखो ऐसे लग रहा है खाली देख के आगे इन्हें धमाल पाने के लिए बंदा देखते याद है। ਫਿੱਕੀ ਜੁਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਡਮ ਵੇਖੋ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਚੰਡ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ मैं हूँ आपकी अपनी उस फिजा। मैं बचपन से आपके शोज देख रहा हूँ, अच्छा बहुत बड़ा फैन हूँ। सुन रहे हैं आप मेरे शोज? अगर आपने मुझे देखा होता ना तो फिर मैं आपको बताती। हाँ हाँ देखा मैंने आपको, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। विक्की बाबू क्या हो गया? हंस क्यों रही हैं? बेटा हंसी आ रही है मुझे तुम्हारी बातों में, इतने मासूम हो यकीन तुम। करें आप लड़की हैं तो चल रही हैं, अगर आप लड़का होते ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। कैसे? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਏਡੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਫੜੋ। जबरदस्त। इतना कद काठ है आपका, फरौन ना पाई वाली सी ਤੁਹਾਡੀ। यार बहुत आला यार, देखिए कितने प्यारे भाई है, कितना टैलेंट है। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके साथ कोई ऐसे जेन्युइन मसला है, अल्लाह ताला मैं आपको एक बात बता दूं, कोई आपके पूरी जिस्म में से कोई भी एक चीज़ छीन लेना तो याद रखिए कोई दूसरी चीज़ आपको एक्स्ट्रा इतनी ज़्यादा दे देता है, इतनी ज़्यादा दे देता है कि फिर वो इस तरह से विक्की बाबू बन जाता है।